डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जर्नल के हवाले से जो एमसीक्यूज़ बाकी थे, ये उसके लिए दूसरी वीडियो है आज। तो आइए डिस्कस करते हैं जर्नल में जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ थे वो क्या हैं। सबसे पहले तो इसको अच्छे तरीके से अपने जहन में फिट कर लीजिए। ये मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया था, एक्सप्लेन किया था डिटेल में, और यहाँ पर एक बार फिर आपके सामने मौजूद है। इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि एसेट्स और एक्सपेंस के बैलेंसेज होंगे डेबिट साइड पर, ठीक है। लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी और इनकम के बैलेंसेस होंगे क्रेडिट साइड पर। बाकी जो कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस उनके अपोजिट साइड पर होंगे, ठीक है। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज को। दीज बेस्ट डिस्क्राइब एसेट्स। एसेट इनमें से कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन? कैश, अकाउंट रिसीवेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। नहीं जी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, तो ये इसका गलत ऑप्शन हो गया। कैश, अकाउंट रिसीवेबल और अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड भी लाइबिलिटी है, गलत ऑप्शन हो गया। कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड क्या है आपके लिए? एक्सपेंस एसेट है, बिल्कुल ये भी एसेट है, कैश भी एसेट है। और इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल भी किसी के साथ आ जाए वो भी आपके लिए क्या है? एसेट है। तो ये तीनों आपके लिए एसेट है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, नन ऑफ दीज गलत। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनअर्न्ड इनकम इज अनअर्न्ड आपके लिए क्या है? अभी अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि अनअर्न्ड हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो ड्राइंग है? जी नहीं, बिल्कुल ड्राइंग नहीं है। एसेट है? बिल्कुल नहीं। लाइबिलिटी है? बिल्कुल। अनअर्न्ड हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। नॉर्मली दिस इज अ डेबिट बैलेंस। इनमें से किसका डेबिट बैलेंस होगा? नंबर 1, लोन टू अली। थोड़ा सोचिएगा भाई यहाँ पर पॉइंट्स को। पहले मैं ऑप्शन सारे लिख दूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोन टू अली, लोन फ्रॉम आतिफ, बैंक ओवरड्राफ्ट और परचेज डिस्काउंट। मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ आपको। परचेज डिस्काउंट की मैं पहले बात कर लेता हूँ आपसे। परचेज की बात करता हूं। परचेज आपके लिए है एक्सपेंस, और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट साइड पर। यह है परचेज डिस्काउंट, यानी एक्सपेंस का कॉन्ट्रा है, यानी उसका अपोजिट है, तो इसका बैलेंस होगा अपोजिट साइड पर, यानी क्रेडिट साइड पर। फिर रिपीट करता हूं, परचेज होगा डेबिट साइड पर, परचेज डिस्काउंट होगा क्रेडिट साइड पर। वो क्रेडिट नहीं, वो डेबिट पूछ रहे हैं, छोड़ दीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पर, वो क्रेडिट नहीं, वो डेबिट पूछ रहे हैं। लोन फ्रॉम आतिफ, आपने आतिफ से लोन लिया यानी कर्जा लिया है। अगर कर्जा लिया है तो कर्जा आपको अदा करना है, पेबल है, और पेबल आपके लिए क्या है? पेबल सर हमारे लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पर, वो डेबिट पूछ रहे हैं। लोन टू अली, आपने अली को कर्जा दिया है। अगर अली को कर्जा दिया है तो आपको अली से पैसे लेने हैं। पैसे लेने को हम कहते हैं रिसीवेबल, यानी ये हमारा हुआ रिसीवेबल। और रिसीवेबल हमारे लिए क्या है? रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है, और एसेट का बैलेंस कहाँ होगा? डेबिट साइड पर। तो इसका बैलेंस होगा सर डेबिट साइड पर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करंट लाइबिलिटीज आर सच ऑब्लिगेशंस। करंट लाइबिलिटीज से मुराद है वो ऑब्लिगेशंस विच आर टू बी सेटिस्फाइड विद इन, जो कि आपको अदा करनी हो, हल करनी हो, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, 2 ईयर्स 2 साल में, 3 ईयर्स 3 साल में, या 4 ईयर्स। तो ऑब्वियसली करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो हमें 1 साल के अंदर अंदर अदा करनी हो, वो कहलाती है हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर। दीज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंसेस। किसके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं? ये बात मैं आपको पीछे लिखवा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। रेवेन्यू, एसेट और ओनर इक्विटी। रेवेन्यू और ओनर इक्विटी का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन सर एसेट का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, गलत ऑप्शन। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और ओनर्स इक्विटी, नहीं सर एक्सपेंसेस का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, गलत ऑप्शन। रेवेन्यू, लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी, जी हाँ, ये तीनों वो ऑप्शंस हैं जिसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नन ऑफ दीज गलत, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। These accounts normally have credit balance except, सिवाय, वो कह रहे हैं नीचे हमने आपको 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से 3 के जो है वो क्रेडिट बैलेंस होंगे सिवाय एक के, यानी एक ऐसा है जिसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। यानी हमें यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस नहीं बताना, बल्कि ये बताना है कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, यानी डेबिट बैलेंस होगा। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। बैंक लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। सेल्स, सेल्स इनकम है, इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस होगा। वो क्रेडिट नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं क्रेडिट के सिवा, यानी डेबिट में।
सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, सर सेल रिटर्न एंड अलाउंस सेल्स का अपोजिट है यानी कॉन्ट्रा है। सेल अगर क्रेडिट में होगा तो सेल रिटर्न कहां पर होगा, डेबिट में होगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ये वो अकाउंट है जिसका बैलेंस क्रेडिट में नहीं होता यानी डेबिट में होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस, बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या मुराद होती है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप अपने बैंक अकाउंट से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, यानी जितने पैसे आपके बैंक में मौजूद हैं अगर आप उससे ज़्यादा पैसे बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इज वेस्टिंग मनी, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, पैसा ज़ाया करना? नहीं सर, अजीब सी डेफिनेशन हो गई बिल्कुल। हैज़ बॉट टू मैनी गुड्स, बहुत ज़्यादा सामान खरीद लेना? नहीं, ये गलत डेफिनेशन है। इज हैविंग मोर रिसीट्स देन पेमेंट, यानी आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया और पैसे अदा कम किया आपने? नहीं, इसके अपोजिट है। क्या अपोजिट है? हैड पेड मोर, आपने पे कर दिए ज़्यादा आउट ऑफ इट्स बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट से, देन इट हैज़ पुट इन, जितने आपने उसमें पुट किए थे, यानी जितने पैसे आपने पुट किए थे आपने उससे ज़्यादा पैसे अदा कर दिए। बिल्कुल, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब यही है कि आपके बैंक में जितने पैसे थे आपने उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, तो उसे आप कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द डिस्काउंट गिवन ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड, प्रॉम्प्ट पेमेंट कहते हैं कि वक्त जो दिया गया आपको, जैसे 12 दिन के टाइम दिया गया, 12 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दें, तो मुतय्यना मुद्दत के अंदर जो भी वक्त डिसाइड किया गया है उस वक्त के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो उस के दौरान जो आपको डिस्काउंट मिलता है उस डिस्काउंट को क्या कहा जाता है। पहले मैं आपको सारे डिस्काउंट बता भी दूं, आप खुद समझ जाइएगा। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई सामान लेने जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं और बार्गेनिंग करते हैं दुकानदार से, बार्गेनिंग करने से जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसका वक्त से कोई ताल्लुक नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्वांटिटी डिस्काउंट, ये खवातीन में बड़ा मशहूर है। क्वांटिटी डिस्काउंट से मुराद ये होती है कि जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में सामान परचेज करते हैं और फिर दुकानदार आपको डिस्काउंट दे दे तो वो कहलाता है क्वांटिटी डिस्काउंट। सर क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि खातून लेने गई हैं आलू, आलू वाला कहता है कि भाई 40 रुपये किलो आलू हैं, आंटी कहती हैं मैं 3 किलो लूँगी, तो आलू वाला कहता है अगर 3 किलो लेंगी तो मैं आपको 35 रुपये किलो लगा दूंगा। यानी अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दें तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ना बढ़ाएं तो नहीं मिलेगा। इसका वक्त से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्वांटिटी बढ़ाने की वजह से अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट, इसे आप कैश डिस्काउंट भी कहते हैं और इसी को सेल डिस्काउंट भी कह सकते हैं। कैश डिस्काउंट से मुराद क्या है? कैश डिस्काउंट से मुराद ये है कि अगर आपने वक्त पर पैसे दे दिए, जो यहाँ पर बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, कैश डिस्काउंट की बात की जा रही है। इसे कैश डिस्काउंट भी कह सकते हैं, सेल डिस्काउंट भी कह सकते हैं, परचेज डिस्काउंट भी कह सकते हैं कि अगर आपने वक्त पर पैसे अदा कर दिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेमेंट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा कैश डिस्काउंट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। पीछे मैंने जो लिस्ट लिखवाई उसमें देख लीजिएगा कि मैंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के आगे क्या लिखा था। सैलरीज पेबल, जी नहीं, सैलरी पेबल करंट लायबिलिटी है। रेंट पेबल भी नहीं है। बैंक लोन, जी हाँ, बैंक लोन आपके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लंबे अरसे की लायबिलिटी है बैंक लोन। अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नरेशन इज रिटन इन, जब आप जर्नल एंट्री बनाते हैं तो जर्नल एंट्री के नीचे, एंट्री के नीचे आप लिखते हैं नरेशन। इन बिटवीन द एंट्रीज, दोनों एंट्रीज के बीच में लिखते हैं, मतलब एंट्री के दो, जब डेबिट और क्रेडिट उसके बीच में लिखने को कह रहे हैं, नहीं, डेबिट और क्रेडिट के बीच में नहीं लिखते भाई। अबव द एंट्री, एंट्री के ऊपर लिखते हैं, जी नहीं लिखते। बिलो द एंट्री, जी हाँ सर, एंट्री के नीचे लिखते हैं, या एनीवेयर, जहां दिल करे वहां लिख दे। वैसे तो हम लोग तो ऐसे ही जहां दिल करे वही लिख देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, यानी बिलो द एंट्री। दिस इज अ नॉन करंट एसेट, इनमें से कौन सा नॉन करंट एसेट है? अब ये नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं भाई? फिक्स्ड एसेट्स को ही कहा जाता है नॉन करंट एसेट्स। तो इनमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके लिए करंट एसेट है। 1 साल के अंदर अंदर जो यूज हो जाए वो करंट एसेट कहलाते हैं। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1 साल के अंदर अंदर यूज हो जाती है। ऑफिस सप्लाईज यानी स्टेशनरी, स्टेशनरी भी कारोबार में 1 साल के अंदर अंदर यूज हो जाती है, यानी ये भी करंट एसेट्स हैं। फिक्सचर्स, फिक्सचर्स क्या होते हैं? फर्नीचर की ही ऐसी टाइप जो मूव ना हो सके उसे आप कहते हैं फिक्सचर्स। यानी जैसे रैक्स लगे हुए होते हैं, दीवार में फिक्स होते हैं,
वो फर्नीचर की ही टाइप है, लेकिन वो रैक्स मूव नहीं हो सकते, तो उसे आप क्या कहते हैं, फिक्सचर्स कहते हैं। क्या फर्नीचर या फिक्सचर 1 साल से ज़्यादा चलते हैं? जी हाँ, तो ये कहलाते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रीपेड करंट एसेट है, तो ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर हुआ। द ओनर्स क्लेम ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड, यानी मालिक का जो क्लेम होता है, मालिक का जो हक होता है कारोबार पे कि भाई ये पैसा मेरा है, इस पे मेरा हक है, ओनर के क्लेम को आप क्या नाम देते हैं? ऑप्शन बता दूं, एसेट्स? जी नहीं, एसेट्स पे तो हक है, एसेट पे जो है वो क्लेम नहीं होता। एसेट पे क्लेम होता है मालिक का, उस क्लेम को हम एसेट्स नहीं कहते और ना ही उसे हम एक्सपेंस कहते हैं, बल्कि उसे हम लायबिलिटीज भी नहीं कहते, बल्कि हम उसे क्या कहते हैं, ओनर्स इक्विटी। यानी मालिक का जो हक होता है किस पर? एसेट्स पर। देखिए भाई, आपके कारोबार में जो एसेट्स होते हैं उस पर 2 लोगों का हक होगा, या तो मालिक का हक होगा या बाहर वालों का यानी कर्जदारों का हक होगा। एसेट्स पे 2 लोगों का हक है, मालिक का और कर्जदारों का। मालिक का जो हक होता है वो क्या कहलाता है? ओनर्स इक्विटी, और कर्जदारों का जो हक होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लायबिलिटीज। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास चेयर्स रखी हुई हैं, उन चेयर्स की कीमत है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये की आप चेयर्स लेकर आए, 40,000 रुपये की चेयर्स में से 30,000 रुपये आपने अदा कर दिए, 10,000 रुपये अदा करने बाकी हैं अभी। तो अब 40,000 की चेयर तो रखी हुई है, इस 40,000 की चेयर पर आपका हक कितना है? 30,000 रुपये का, और बाकी 10,000 रुपये की चेयर ऐसी है जिस पर हक कर्जदारों का। कर्जदार को अगर पैसे नहीं मिले तो वो 10,000 की चेयर उठाकर ले जाएंगे। तो आपके पास जो एसेट है उस पर आपका भी हक है और बाहर वालों का भी हक है। तो जो मालिक का हक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अक्रोनोलॉजिकल अजीब सा वर्ड है, अक्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इवेंट्स इन अ बिजनेस। जब आप अपने बिजनेस में, क्रोनोलॉजिकल कहते हैं डेट वाइज जब आपने तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाई लेजर। नहीं सर, लेजर नहीं कहते, ट्रायल बैलेंस भी नहीं कहते, लिस्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज भी नहीं कहते, उसे हम कहते हैं जर्नल। जर्नल में आप अपने बिजनेस की ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल इवेंट्स को क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं और डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, एक ऑर्डर में आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं जर्नल, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। द क्लेम ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर करते हैं कर्जदारों को, अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया। द क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, आपके एसेट पर जो कर्जदारों का हक है उस हक को हम क्या कहते हैं? आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं? नहीं सर। ओनर्स इक्विटी कहते हैं? नहीं सर। एसेट्स कहते हैं? नहीं सर। लायबिलिटीज कहते हैं? जी हाँ, उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज, यानी कर्जदारों का जो हक है आपके एसेट पर उसे आप लायबिलिटीज कहते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अकाउंट्स पेबल एंड इनकम टैक्स पेबल आर, ये दोनों पेबल हैं। पेबल हमारे लिए क्या है? क्या ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी है? जी हाँ, ये दोनों हमारे लिए करंट लायबिलिटी, यानी दोनों हमें 1 साल के अंदर अंदर अदा करनी होती हैं। इक्विटी है? जी नहीं। फिक्स एसेट्स हैं? जी नहीं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? जी नहीं, कतई नहीं। गवर्नमेंट तो गला पकड़ लेगी बेटा कि 1 साल के अंदर अंदर आपको टैक्स देना है, तो करंट लायबिलिटी है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल क्या होता है? द ओनर ओज द इक्विटी, यानी मालिक का जो ओ कहते हैं भाई हक को, आसान लफ्जों में मालिक का जो हक होता है उसे आप कैपिटल कहते हैं। हाँ, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। द आउटसाइडर ओज द इक्विटी, यानी बाहर वालों का जो हक होता है। नहीं सर, बाहर वालों के हक को तो हम कैपिटल तो नहीं कहते, कैपिटल तो मालिक का इन्वेस्टमेंट होती है, गलत ऑप्शन है। द कस्टमर ओज द इक्विटी, कस्टमर का जो हक होता है? नहीं, कस्टमर के हक को भी नहीं कहते हम। नन ऑफ दीज, नहीं सर, ऑप्शन ए कुछ बेहतर मुनासिब लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मालिक का जो हक होता है यानी मालिक की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे आप क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। दिस नॉर्मली हैज अ डेबिट बैलेंस, इनमें से किसका डेबिट बैलेंस होगा? अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट साइड पर। गलत जवाब। सप्लाईज एसेट है और एसेट का बैलेंस होगा डेबिट साइड पर, ये इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड क्या है? लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पर। गलत जवाब। कैपिटल ओनर्स इक्विटी है और ओनर्स इक्विटी का बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पर, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, भाई मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या होता है? वो कारोबार जिसमें आप कोई सामान खरीद कर फिर कस्टमर को सेल करते हैं, उसे आप कहते हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मोटर वर्कशॉप, यानी आप यहाँ पे बाइक या गाड़ियाँ वगैरह जो है वो रिपेयर करते हैं, क्या इसमें कोई सामान खरीद कर बेचते हैं? नहीं, गलत जवाब।
स्टेट एजेंसी वाला भी कोई सामान यानी कोई घर वर खरीद कर नहीं बेचता, बल्कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये भी मर्चेंडाइजिंग बिजनेस नहीं है। मेडिकल स्टोर, जी हाँ, मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ खरीद कर बेची जाती हैं, तो ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। ब्यूटी पार्लर आया है, यहाँ तो पता नहीं क्या होता है। ब्यूटी पार्लर क्या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है? इसमें कोई सामान खरीद कर बेचते हैं? जी नहीं, इसमें कोई सामान खरीद कर नहीं बेचते, यहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ से कुछ बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ₹500 विड्रॉन बाय द ओनर फॉर प्राइवेट यूज इज क्रेडिटेड टू। भाई मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए आमतौर पर आप लोग जो गलती करते हैं वो गलती यहाँ जरूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लिखा हुआ है ₹500 विड्रॉन बाय द ओनर फॉर प्राइवेट यूज। आपने इतनी बात पढ़ी, सर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग, हाँ सर ये ड्राइंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ड्राइंग अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आपने बोला सर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है प्राइवेट यूज के लिए, तो सर हम इसे ड्राइंग कहते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए जरा पहले मेरी बात को समझिएगा, अगर आप पर्सनल यूज के लिए कैश निकालते हैं, पैसा निकालते हैं, तो पहले इसकी एंट्री बनाइए। सर इसकी एंट्री हम बनाते हैं ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, ये आप इसकी एंट्री बनाते हैं, ड्राइंग डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। अब उनके एमसीयू को पढ़िएगा, ₹500 विड्रॉन बाय द ओनर, 500 रुपए कैश निकाला ओनर ने फॉर प्राइवेट यूज, जाती इस्तेमाल के लिए, बिल्कुल सही है, ड्राइंग कहते हैं। इज क्रेडिटेड टू, वो ये पूछ ही नहीं रहे कि हम उसे क्या कहते हैं, वो तो ये पूछ रहे हैं कि जब हम इसे ड्राइंग कहते हैं तो क्रेडिट किसको करते हैं? तो देखिए आपने क्रेडिट किसको किया है? कैश को। तो इसका करेक्ट आंसर ड्राइंग नहीं है, बल्कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैश इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अ बिजनेस दैट परचेजेस एंड सेल्स गुड्स इज कॉल्ड, ऐसा कारोबार जिसमें सामान खरीद कर बेचा जाता है, खरीदता और बेचता है कारोबार, उसे हम क्या कहते हैं? अभी मैंने कहा कि उसे हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहते हैं, और साथ ही साथ आप उसे ट्रेडिंग बिजनेस का भी नाम दे सकते हैं, दोनों नाम दे सकते हैं। अब ये कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं देखते हैं। ट्रेडिंग आ गया भाई, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग, ट्रेडिंग, या नन ऑफ दिस। तो ट्रेडिंग जो है वो इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन सी। These accounts normally have credit balances, सबके क्रेडिट बैलेंसेस होंगे एक्सेप्ट, सिवाय एक के। किसका भाई? बैंक लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, वो ये क्रेडिट पूछ ही नहीं रहे, वो तो ये पूछ रहे हैं किसका क्रेडिट नहीं होगा। सेल्स इनकम है, इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट में होगा, यानी ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और अकाउंट पेबल लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज खत्म हुए हैं, अभी भी इसके कुछ एमसीक्यूज बाकी हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बहुत डिटेल में इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज मौजूद हैं। तो तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।